अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर पाकिस्तान के साथ हाजिर है साइमा अमजद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुशपाश होंगे, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होंगे और परेशान होंगे। चाय का कप मेरे हाथ में देख ले, कल बड़े अहदो पैमान मैंने अपने आप से किए थे कि बस ये जो चाय है ये मुझे नहीं पीनी और एक हफ्ते की जो दूरी है वो मुझे इससे बर्दाश्त करनी है। बट आज आप लोग कह रहे होंगे कि साइमा जो है ना उसके इरादे बिल्कुल पक्के साबित नहीं हुए, जो कि आपका जवाब दुरुस्त हुआ। बिल्कुल चाय से दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती। चाय आज का मग आज फिर मेरे हाथ में, क्योंकि कल सारा दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। महंगाई भी ज़्यादा लग रही थी, गवर्नमेंट के मसाइल भी मुझे नज़र आ रहे थे, मौसम भी खराब-खराब सा लग रहा था। जैसे ही मैंने चाय पी तो एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। हर चीज़ अच्छी थी, आटा भी थोड़ा सस्ता लगने लग गया एंड एवरीथिंग तो यही वाली बात है। तो ये तो हो गया जनाब मंडे मॉर्निंग की शुरुआत मेरी सुबह चाय से। और आप भी एटलीस्ट कुछ गिव योर सेल्फ सम ट्रीट। अगर आपकी जिंदगी में कुछ छोटी छोटी चीजें, वो कहते हैं ना, क्या है इसको हम कहते हैं ना, हलाल, और वो जो नशा है अपने गम गलत करने का तो ठीक है भाई, क्या हो गया, कोई बात नहीं। चाय के अलावा कुछ और ऐसा हम छोड़ देंगे जिससे माशरे को नुकसान होता हो। तो जनाब आज आपके लिए मैं बड़ी मज़ेदार किस्म से कुछ खबरें लेके आई हूँ, लेकिन हम स्टार्ट मज़ेदार खबर से नहीं करेंगे। थोड़ा सा वरीसम स्टार्ट इसलिए करेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए। कल हमने थोड़ी सी बात की थी ओमिक्रॉन के बारे में, जो नया वायरस आया है, कोरोना का जो नया वेरिएंट अब सर उठा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने हांगकांग के साथ अपनी सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो मुनक़ते कर दी हैं। और उसको जो अफ्रीका की 6 स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमारी जो फ़्लाइट्स नहीं आ जा रही। WHO भी सर पकड़ के बैठ गया है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये अब हर जगह फैलता जा रहा है। और उनका कहना ये है कि अभी भी बहुत सारा ऐसा नॉलेज है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इस नए वेरिएंट के बारे में क्लियर नहीं है। और अभी आने वाले वक्तों में पता चलेगा जो भी इसके सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ये किस तरीके से काम करता है और आइदर वैक्सीन्स कितनी इसके ऊपर जो हैं इफेक्टिव होंगी। और कहा यही जा रहा है कि जिन लोगों को 6 मंथ्स हो गए हैं अपनी वैक्सीन लगवाए हुए, वो अब बूस्टर शॉट्स ले लें। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, खुदारा अपने ऊपर ये एहसान अजीम कर लें और वैक्सीन लगवा लें। खुदारा बहुत डेंजरस है। ज़्यादातर जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो अभी भी कोरोना के फैक्टर्स हैं, उसमें वो लोग हैं जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई थी। दोज yes, this is true, there are few people around, हमें अभी भी मिलेंगे जो they are still not vaccinated और उनको ये लग रहा है कि उनका गुजारा चूंकि अब तक चल रहा था वैक्सीनेशन करवाए बगैर, तो आगे भी चलेगा। बट अगेन बहुत वरीसम है, एहतियात कीजिए। मास्क तो वैसे भी अभी हम लोगों के नहीं उतरे थे बिकॉज स्मॉग थी। ख़ास तौर पे जो लाहौर में हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अपने अरूज पे था। नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में जो लाहौर है, वर्स्ट एयर जो एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से ये फ्लक्चुएट इसकी पोजीशन करती रही। तो अगेन जी, एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो अपने आप को सिक्योर करें, जो कोरोना SOPs हैं उसको फॉलो प्लीज़ करते रहें। और उम्मीद यही की जाती है कि इसका भी इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। अभी तो हमारी ज़िंदगी जो है बैक टू नॉर्मल हुई थी और रवा दवा जो है होना शुरू हुई थी अपनी नॉर्मल डगर पे। और बहुत सफ़र किया है दुनिया ने, पाकिस्तान ने और बिजनेसेस ने, एजुकेशन सेक्टर ने। तो अगेन लुकिंग फॉरवर्ड कि इसका भी इंशाल्लाह कोई जल्द हल निकल आएगा। और हम एज अ नेशन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो डेफिनेटली वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ दैट। दूसरी चीज़, एक बड़ी मज़ेदार किस्म की खबर है। एक दफ़ा हमने बात की थी बहुत पूरी भरपूर सिविक सेंस के ऊपर, और हमारी जो रोड जो है ना, रोड्स की जो सेफ्टी है लाहौर की, वो जी टॉप उसके अंदर आ गई है, पोजीशंस में आ गई। खाली एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं, लाहौर के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया गया है। उसने बहुत टॉप कंट्रीज को पीछे छोड़ा था। और अब मोटरवे पुलिस ने लाइसेंस दिया है जो 57 कंट्रीज के अंदर एक्सेप्टेबल होगा। जी हाँ, लाइसेंस हम इशू करेंगे और उस लाइसेंस पे आप गाड़ी चलाएंगे दुनिया के 57 ममालिक में। दैट इज़ एन अमेजिंग न्यूज़। और देखते हैं जी आगे किस किस तरीके से क्या इसके प्री रेक्विजिट्स हैं और जो है किस तरीके से इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में जो मोटरवे के हेड हैं इफ्तिखार अली, उन्होंने एक मीटिंग में इसको इनॉग्रेट किया काइंड ऑफ, और अनाउंस किया कि जी अब जो ये लाइसेंस है ये 57 कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, दो मेरे पास बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें थी दुनिया भर से। एक तो ये थी कि जी भारत के एक शहर में एक उस टाइम पे एक पुलिस स्टेशन वाले सब हैरान और परेशान रह गए जब 1 क्लास का एक बच्चा
अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया और उसने चोरी का मुकदमा दर्ज कराने की रिक्वेस्ट की। अब चोरी क्या थी, उसकी पेंसिल चोरी हो गई थी एंड लिटरली इसने सोशल मीडिया पे कल इतनी इंटरेस्टिंग सी ये न्यूज़ देखी, जो कि मैंने कहा मैं आपसे लाज़मी शेयर करूँगी। हुआ क्या था कि उसने कहा जी मेरा जो दोस्त है, इसने मुझसे पेंसिल ली थी लिखने के लिए, लेकिन इसने मुझे वापस नहीं की। और जो मज़ेदार बात है वो ये थी कि जो उसका दोस्त था, वो भी उसका जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गया हुआ था थाने में, पुलिस स्टेशन में, वो उसमें वो भी शामिल था। तो ख़ैर मैं कहती हूँ और कुछ हो ना हो, जो अदलिया पे और इदारों पे उस बच्चे का यकीन था ना, बस ये कॉन्फिडेंस और ये यकीन हमारा हो जाए तो क्या ही बात हो जाए। मतलब कहते हैं ना जी, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। मतलब अब बच्चे को इतनी अवेयरनेस तो थी कि अगर मैं जाऊँगा, वो यकीन देखे। तो इसमें एक और पहलू भी निकलता है कि ये यकीन सिर्फ़ बच्चों का ही हो सकता है, बिकॉज़ दे डोंट नो द रियलिटीज़ एंड फैक्ट्स। तो इसको हम ऑन अ लाइटर नोट, तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी खबर थी। एक और बड़ी मज़े की खबर थी जनाब, ऑक्सफोर्ड के एक इंजीनियर हैं जिन्होंने एक रोबोट ऐसा मुतारिफ करवाया है, जो कि जो ये खातून है, जो फीमेल रोबोट है, ये शायरी और ड्राइंग करती हैं। अमेजिंग। अच्छा, एडन मिलर जो हैं इसके बानी हैं। और मज़ेदार किस्म की बात है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो इसने पूरी दुनिया को एक वर्ता हैरत में डाला हुआ है और हम लोग थोड़ा सा डर भी लें। मतलब लाइक टेक्नोलॉजी एडवांस तो हो रही है, लेकिन इतनी एडवांस हो जाएगी कि अब हमारे इमोशन से भी खेलने लगेगी। ये एक बहुत बड़ी समय है कि जी अब हमारे जज्बात और एहसासात के ऊपर भी टेक ओवर करने लगी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एक और पहलू भी इसका निकलता है, वो पहलू ये निकलता है कि जी कहा तो यही जाता है कि जी जो पोइट हजरात हैं, जो शायर हैं, उनके बड़े जज्बात होते हैं, बड़े एहसासात होते हैं, बड़े नरम दिल होते हैं। बट इधर क्या, ये तो मशीन है। इसका ये मतलब हुआ कि या तो वो गलत थी जो मिथ्स बनी हुई है पोइट्री और पोइट हजरात के बारे में, और या ये जो है टेक्नोलॉजी को हम क्या कहेंगे जी, रोबोट्स इतना आके कुछ उनके भी अपने, हमने इतने दिल और पुर्जे तोड़े कि वो भी शेरो शायरी करने लगे। बेसिकली हुआ ये था कि इस रोबोट में जितनी उनकी राइटिंग्स थी ना, एडन मिलर की, जो इसके खालिक हैं, जिन्होंने इनको क्रिएट किया है, तो उसको सब स्टडी किया, उनके सराउंडिंग्स को, उनके एरियाज को। उसके बाद इसने कुछ उनकी तरतीब देके वर्ड्स के ऊपर नीचे करके पोएटिक वर्सेस किए। और देन ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं जो ये रोबोट हैं। तो जी ये एक बड़ी मज़ेदार किस्म की कुछ खबरें थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम डिजिटल वर्ल्ड की ट्रांजिशन में तो जा रहे हैं, बट इतना ज़्यादा ट्रांजिशन आ जाएगी, अगेन अमेजिंग डिस्कवरी। इसके साथ जी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में। और अभी चलते हैं जनाब अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। आज बेसिकली हम बात करने वाले फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और फूड सिक्योरिटी क्या चीज़ है, एंड देन ग्लोबली पेंडेमिक में जो फूड के और हंगर क्या इश्यूज आए हैं और क्या सिचुएशन हम देखते हैं 2030 तक। इस सिलसिले में जनाब आज हमने दावत दी, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है जनाब इकरा अजमत, डायरेक्टर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उनके साथ जी तशरीफ फरमाए हमारे पास साजिद इकबाल साहब, ये भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू साजिद साहब एंड इकरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा साजिद साहब, आपसे हम बात का गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि फूड सिक्योरिटी है क्या। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो सीरियस चैलेंजेस हैं उसमें फूड सिक्योरिटी जो है ना वो टॉप पे है। ठीक है। उसकी वजह कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। नंबर वन, एनवायरनमेंट का इशू जो है, क्लाइमेट चेंज का, तो वो भी फूड सिक्योरिटी यील्ड को कम कर रहा है। क्योंकि आपको पता है हमारे मौसमी सब्जियां होती थी, मौसमी क्रॉप्स होती हैं, और टेम्परेचर चेंज होने लग गया है, और उसकी वजह से हमें इसकी यील्ड में एक मसला है। एक फैक्टर ये। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर ये है कि वाटर शॉर्टेज को हम फेस कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्तों में हम वाटर शॉर्टेज में जाने लगे हैं, क्योंकि हमने पिछले 70 ईयर से कोई डैम या वाटर रिसोर्सेज पे काम नहीं किया। सिर्फ इस गवर्नमेंट ने शुरू किया। वो इसलिए नहीं किया कि ये ना नॉन पॉलिटिकल सेक्टर डिसीजन होता है, इस वजह से गवर्नमेंट नहीं लेती। गवर्नमेंट वही प्रोजेक्ट करती है जो 4 साल बाद अवाम को दिखाए जाएं और वोट लिया जाए।
क्योंकि बिल्कुल वाटर के जो रिलेटेड हैं ये 9 से 10 साल 11 साल लग जाते हैं, तो हुकूमतों ने पिछले 70 साल में इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो सही ये भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है। और तीसरी जो इसमें फैक्टर है वो है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है और यील्ड कम होना शुरू हो गई है। अभी ये गवर्नमेंट के साथ साथ आज आपने जो, मैं आपको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ कि आपने ये सिलेक्ट किया, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस का काम है, खाली गवर्नमेंट का नहीं है। बिल्कुल हम बिल्कुल कितनी फूड शादी पार्टीज में वेस्ट करते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, और वाटर को किस तरह इस्तेमाल हमने करना है, ये सारे का सारा मीडिया को चाहिए कि वो पब्लिक को अवेयर करें इन चीज़ों के साथ, ताकि हम आने वाले इस चैलेंज से निपट निपट सकें। सकें और बिल्कुल चौथा जो कोविड की वजह से हमें फैक्टर है जिसने हमें बुरी तरह मुतासर किया है, वो है सप्लाई चेन। उसमें हमारी प्रॉपर, जिस तरह से फूड पेरिशेबल होती है, तो ये प्रॉपर टाइम पे मूव नहीं हो सकी, ये हो नहीं सकती, कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो सकती थी टाइम पे, कुछ इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, इससे भी हमें वेस्टेज का सामना करना पड़ा। तो ये फूड सिक्योरिटी हमारा आने वाले वक्त में, जिस तरह से पॉपुलेशन है, तो ये बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। आपने इशू है बहुत अच्छा बिल्कुल सिलेक्ट हाँ किया। नहीं शुक्रिया साजिद साहब। इकरा हम आपसे भी इसी टॉपिक पे आगे लेकर के चलते हैं कि इन्होंने आपने तो सारे एस्पेक्ट्स बड़े मजेदार तरीके से कवर कर लिया। हम ग्रेजुअली वन बाय वन भी इनके ऊपर जाते हैं कि एक ये बड़ा मेरा सवाल था और बड़ा ये सोचते थे कि जी पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, यहाँ पे जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, ये था कि भूख से कोई नहीं मरेगा, बिकॉज के ऑब्वियसली देहातों में सब्जियां उगती हैं, सारा हमारा अनाज है, हम बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर के ममालिक को। तो क्या आई मीन लाइक अभी जैसे इन्होंने सबसे पहले बात की कि जो यील्ड का मसला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक तो ये बहुत, और देन कि जो पानी की फराहमी है, अब पानी अगर कम हो रहा है और पानी का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि ये एक थ्रेट है इस चीज़ को, कि ये क्वेश्चन मार्क है हमारे जो एक एग्रीकल्चरल लैंड होने का, एक ट्रेडमार्क है हमारा पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। देखें, जो आपके वाटर मैनेजमेंट है वो ऑफ कोर्स दिस इज़ द इशू फॉर ओवरऑल पाकिस्तान, ठीक है। ये सिर्फ हमारी एक स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते किसी एक एरिया का इशू है, ठीक है। सही बिल्कुल इस इशू पे ऑफ कोर्स जब तक गवर्नमेंट इस इशू पे मतलब कोई इकदामात नहीं लेगी, तब तक ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान से फूड इनसिक्योरिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आप फूड सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस कर रही थी, फूड सिक्योरिटी बेसिकली ये हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाय यूएस गवर्नमेंट, उन्होंने ये जो है स्टेटमेंट या ये टर्म जो है वो इनिशिएट करवाई थी, ठीक है, बिल्कुल इन 1975। उस टाइम पे भी उनका जो मकसद था कि जो हमारी फूड है, फूड एक्सेस हो सब लोगों के लिए, ठीक है। इसमें से जितनी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करके और जितना भी हमारी खुराक है वो सब लोगों को अवेलेबल जो है अवेलेबल की जाए। और इसके लिए फिर ऑफ कोर्स उन्होंने लेकिन वो किस तरीके से, हाँ एग्जैक्टली क्या इकदाम, आई मीन लाइक कैसे इंश्योर, ये विद इन पाकिस्तान वो कह रहे थे कि सबको प्रोवाइड की जाए? दे वर वर्किंग ऑन वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली ना, क्योंकि वहां पे ही हम देखते हैं कि बहुत पैरिटी है, बहुत डिफरेंशिएशन है, कहीं बिल्कुल लोग भूख से मर रहे हैं और कहीं जाया हो रहा है, जैसे कि अभी साजिद साहब WHO ने की बात कर रही थी आप, WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वो म्यूचुअली मिलके डिफरेंट समिट्स कराते हैं ग्लोबली और इन इश्यूज पे काम कर रहे हैं। वो मतलब नॉट ओनली फॉर यूएस, दे आर वर्किंग ग्लोबली डिफरेंट एरियाज। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं इन इश्यूज पे। और इसके अलावा भी अगर आप बात करें सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, तो उसमें हमारे पास जितनी भी लैंड है, लैंड को प्रमोट करने के और ख़वातीन की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के, लैंड टेन्योर को की गवर्नेंस पे, और गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट ऑन डिफरेंट एजुकेशनल एंड बेटर सैनिटरी प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो ये कुछ एरियाज हैं जिन पे हमारी गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम यूएस इनिशिएटिव। और हमारी गवर्नमेंट जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं करेगी, ऑफ कोर्स चीज़ें उस तरह से बेटर नहीं हो सकती जब तक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग एक और बात साजिद साहब, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हम वापस आएंगे और हम ये बात करेंगे कि जो पानी का मसला है, हम हमेशा हर चीज़ पे गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि जी गवर्नमेंट ही कुछ कर ले और आके हमारे घरों के नलके भी बंद करे, जो पानी हम घरों में ज़ाया करें। कितना इंपॉर्टेंट है एज एन इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि हमने पानी ज़ाया नहीं करना, जहाँ कम पे गुजारा हो सकता है वहाँ पे हम तरीके से उसको यूज़ करें। अभी वक्त हुआ जाता है नाज़रीन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे फूड सिक्योरिटी की, और उसमें जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे साजिद साहब के साथ वो ये था कि जी एज एन इंडिविजुअल लेवल क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पानी ज़ाया होता है वो हम कैसे उसको रोक सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। एक तो गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीज़ें, कुछ इकदाम होते हैं जो गवर्नमेंट को ही लेनी है, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारे क्या फ़राइज़ है, उनके ऊपर बात करते हैं। कि जी साजिद साहब, अभी आपने जैसे कहा ना यील्ड भी कम हो रही है, पानी का जो मसला है हमारी क्रॉप्स के लिए बहुत अलार्मिंग और थ्रेटनिंग हो गया कि पानी अगर नहीं मिलेगा फसलों को तो अगेन वो जो है फूड की जो है ना डेफिशिएंसी और जो फूड की जो कमी है उसकी किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? पानी की शॉर्टेज, जैसे मैंने पहले बताया है कि सारा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना होता साहिबा, पब्लिक के जिम्मे भी बहुत सारी चीज़ें होती है और पब्लिक और गवर्नमेंट को मिल के काम करना चाहिए जो इश्यूज हों। जैसे हम इम्पोर्टेंट चीज़ को देखें तो हम पानी को वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत ज़ाया करते हैं। आप सुबह सुबह डेली अपनी गाड़ियाँ धोते हैं और आप यहाँ से देख लें कि जब एक हमें ये आदत पड़ चुकी है कि हम टूथपेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका नल ऑन रहता है। सही। तो आप सिर्फ कपड़े धो रहे हैं तो फिर भी ऑन रहता है। और पानी का इस्तेमाल जो है ना, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिल्कुल इस पे कोई एहतियात नहीं करते। लेकिन अब हम ऐसे नहीं चल सकते। मैं आपको बताऊं, अगर जापान जाए तो वहाँ आप पानी पीने के लिए ख़रीदें तो आपको समझ आए कि पानी की कीमत क्या है। तो जब आपको ये हाफ लीटर जो है ना वो 200 रुपए में लेनी पड़ेगी तो फिर देखना पड़ेगा। और ऐसे ही है ना सर, पाकिस्तान के भी वो वाले कुछ इलाके हैं जो जैसे थर का एरिया जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत भी है। तो पानी की कदर हमें बहुत दूर जाने की, जापान जाके भी हम पता कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने पाकिस्तान में भी हम इस चीज़ को, उसकी इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें पानी, अभी हमें पानी जो अंडरग्राउंड है वो भी दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है इस वजह से। और अभी तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा बिलियन प्लांट्स शुरू किया है, क्योंकि इससे पानी सस्टेन भी रहेगा। और एक पौधा चूँकि 3 लीटर पानी ऊपर से बारिश की सूरत में रेंज करता है, तो हमें बारिशें भी कम है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से हम पानी आसमान से भी कम ले पा रहे हैं। होपफुली जैसे बिलियन ट्री है तो हम फ्यूचर में अच्छी बारिशें हुआ करेंगी और हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस है। अब दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें अब मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन को आप यूज़ करें दुनिया में, बिल्कुल। और आप अपने सिस्टम को, पानी के इस्तेमाल को मॉडर्न तरीके से लेके चलें। बिल्कुल। और जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से है, हमें भी अपने घरों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम घर में छोटे छोटे ऐसे किचन गार्डनिंग करें और ताकि हम इसमें ये चीज़ें। अच्छा साजिद साहब, आप मुझे ये बताइएगा, अभी जैसे आपने कहा कि हमें मॉडर्न टेक्निक्स की भी ज़रूरत है, तो क्या बहुत सारी लैंड आपको पता है जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, तो क्या किसी टेक्निक से उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा? अभी तो ये भी लम्हा फ़िक्रिया कि बहुत सारी ऐसी लैंड ख़त्म कर दी गई है जिसके ऊपर बागात थे, और ये जितना भी हमने बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठती देखी कि जी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो तमीराती काम है, बिल्डिंग्स ना बनाई जाएँ, बाकी चीज़ें। तो क्या आपको लगता है कि जो ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट किया जा सकता है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। आजकल तो आप देखें टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, तो किस तरह से लोग अपनी छतों पे इतने ज़्यादा वेजिटेबल रूफ गार्डनिंग कर लेते हैं, और रूफ पे हो सकती है तो ये हम लैंड क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। और इसमें मॉडर्न टेक्निक्स की हमें अशद ज़रूरत है इस वक्त कि हम अपनी यील्ड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, फार्मर को भी हम
थोड़ा एजुकेट करें कि वो ना इस पे मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करें दुनिया में सब। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बाहर की कुछ वीडियोस देखते हैं ना वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के कैटल हाउसेस की, तो वो इतना कोई साफ सुथरा और इतना उनका भी कंप्यूटराइज्ड एंड कैलकुलेटेड सिस्टम होता है ना, यहाँ पे हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे वो बेचारी गारे में हमारी अटी हुई भैंसें होती हैं, वहाँ पे उनके अंदर चिप्स इंस्टॉल्ड हैं। लिटरली टू माई शॉक, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हाउ वी कैन इनकलकेट इट इन, वरना बचपन में और पहले ज़मानों में होता था ना ये पोल्स अपार्ट हैं, टेक्नोलॉजी का देहातों से और एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है। लेकिन अब हम अगर बाहर की टेक्नोलॉजी को देखें, ऑब्जर्व करें, तो लिटरली उनकी एक एक, बल्कि उसकी ना कि वो कब डिप्रेस है जो काऊ है, वो कब हैप्पी मूड में है, तो उसकी मिल्क की प्रोडक्शन कितनी हो रही, इस हद तक वो अंदर जा चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमें देखें, गवर्नमेंट को ये काम ज़रूर करना चाहिए कि जो जब तक हमारा फार्मर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सीखेगा तब तक ये आगे नहीं हम जा सकते। हम जितना भी उसको फैसिलिटेट कर लें, फ्री बेशक उसको खाद और सप्लाई दे दें, हाँ। जब तक उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाएंगे तब तक आप एग्रीकल्चर को ऊपर नहीं लेके जा सकते। अच्छा, और उसमें एक और बहुत एस्पेक्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप देखें बाहर के मुल्कों में जो शेप्स के फ्रूट्स निकल रहे हैं, अपनी मर्जी की शेप के वो लोग फ्रूट निकाल रहे हैं, और भी बड़ा कुछ खतरनाक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है। हम उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे कि इतनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस ना हो जाए, बट अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो रहा ना। वही आलू और छोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वही भिंडियाँ, वही, मतलब हम लोग उसके अंदर वेराइटी नहीं ला रहे। आपको लगता है लानी चाहिए? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जो जायका हमारी नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जी में है ना, वो उनकी सब्जियों में भरल नहीं होता। नहीं, ये इसमें अभी जो फ्यूचर है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। हमें जेनेटिकली जो सीड है नए नए दरियाफ्त करने पड़ेंगे जो एनवायरनमेंट को मुकाबला कर सकें, जो यील्ड ज़्यादा दे सकें, अब प्रोडक्शन ज़्यादा दे सकें। अब हमें प्रोडक्शन की तरफ जाना है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है ना बड़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है ना, तो हमें मीन्स भी बढ़ाने। बिल्कुल इकरा, आपकी तरफ चलते हैं। अच्छा, कोविड में क्या सूरत हाल रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी। अगर हम देखें कि जी 2030 तक क्या हम देख रहे हैं कि जो हंगर की और फूड की क्या सूरत हाल होगी ग्लोबली? अच्छा साइमा, बेसिकली ओवरऑल अगर बात करें हम पूरी दुनिया में अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो स्टैट्स हैं वो बेसिकली 161 मिलियन जो पीपल हैं दे वर अफेक्टेड फ्रॉम कोविड, ठीक है। और इसी की वजह से इनसिक्योरिटी भी, फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स में जैसे वी आर द पार्ट ऑफ एशिया, तो उसमें हम लोगों को 418 मिलियन पीपल वर बेसिकली who were affected with COVID and they faced as well food insecurity. अफ्रीका में भी इसी तरह 282 मिलियन लोग थे जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी से they were basically affected. और अंडर नरिशमेंट इतनी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर गई थी कि उसका जो रेट था 9.9% इसका रेट था। सही, फिर अगर आप बात कर रही हैं कि 2030 तक हम अगर बात करते हैं ना, तो 2030 तक 30 मिलियन लोग, इससे भी ज़्यादा जो है वो फूड इनसिक्योर हो जाएंगे सिर्फ कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स की वजह से। तो ये बेसिकली इसके अलावा ये जो रेट है वो ख़वातीन में और बच्चों में ज़्यादा है। चिल्ड्रन अंडर एज 5 दे वर मोर अफेक्टेड। उसमें अगर स्टंटिंग के इफेक्ट्स थे, ठीक है, वेस्टिंग के इफेक्ट्स थे, ठीक है, इसके अलावा ओवरवेट इफेक्ट थे जो चिल्ड्रन थे उन पे, और ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा जो है तकरीबन 40% की। आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? वेस्टिंग इफेक्ट्स क्या? बेसिकली वेस्टिंग इफेक्ट्स ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जो बच्चों पे जिन्होंने असर किया है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो उनका रेट है वो 38.9 मिलियन चिल्ड्रन थे जिन्होंने इस स्पेसिफिक कैटेगरी में उन पे अफेक्ट किया गया फूड इनसिक्योरिटी ने। सही। इतने मतलब बच्चों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है और इनकी एज भी 5 साल से कम थी। सही। और ख़वातीन का जैसे बात हो रही है तो ख़वातीन में तकरीबन 40% ख़वातीन हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं। फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा जो अफेक्ट करती है वो ख़वातीन और बच्चों पे ही
ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ऐसा क्यों है? क्या मर्द हजरात बाहर से खा पी के अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर लेते हैं? क्या वजह है कि ये खवातीन और बच्चे जो मार्जिनलाइज सेगमेंट है वही इसका शिकार होते हैं? बट दैट वाज ऑन द लाइटर साइड। साजिद, आपकी तरफ चलते हैं। अच्छा, फूड सिक्योरिटी और मेल न्यूट्रिशन का भी एक बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्शन है ना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि वो जो कहते हैं ना हेल्दी नेशंस जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए इट्स अ वेरी सीरियस इशू? सबसे पहले तो हम फूड की अवेलेबिलिटी पे बात करते हैं, तो उसके बाद प्रॉपर और हेल्दी फूड की तरफ आना पड़ेगा। तो फूड देखें, जब प्रॉपर फूड नहीं मिलती, जैसे आप वेमन और बच्चों की बात कर रही हैं, तो आपको वेरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बेबी है उसके 1000 डे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके ब्रेन ने पूरी तरह डेवलप होना होता है। अगर वो 1000 डे में कोई डेफिशिएंसी रह जाती है मदर में या बच्चे में, तो वो 1000 डे के बाद आप भले उसको कुछ भी खिला लें, वो इम्प्रूव करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जो माएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो वेमेंस हैं, उनको मर्द से ज़्यादा प्रॉपर फूड चाहिए। तो आप देखें कि इतने ज़्यादा हमारे बच्चे माल नर्श हैं और फूड की सेंस भी ज़्यादा लोगों में नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाना। बिल्कुल। अच्छा, आप दूसरा इकोनॉमिकल इसका बहुत ही ख़तरनाक फैक्टर है कि अगर हम 50% माल नर्श बच्चों की तरफ जाएंगे, स्टंटिंग बच्चों की तरफ चले जाएंगे, देखें कितनी तेज़ी से, तो कैसे मुल्क का जीडीपी इंक्रीज कर सकेगा? एग्जैक्टली। जीडीपी जब लोगों के कहते हैं कि और एक सेहतमंद जिस्म दिमाग ही कुछ सेहतमंद प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन लेकर के आएगा ना। आई मीन लाइक एक मेल न्यूट्रिटेड जो सोसाइटी है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वैसे भी कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट देख लें। अब हमारी आदत ऐसी बन गई है, माएँ बच्चों को सुबह सुबह उठ के प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं देती, तो कहते हैं कि 40% लर्निंग कैपेसिटी स्कूल में बच्चे की कम होती है अगर उसका पेट खाली हो या प्रॉपर उसको फीडिंग ना कराई जाए। सही। तो ये अवेयरनेस की सारी बातें हैं। ये ख़वातीन, मैं तो कहता हूँ कि जब अगर कोई मेरी बात माने कि जब किसी का निकाह हो तो उसको निकाह के कलमों से पहले ये ज़रूर बताया जाए कि आपने एक जनरेशन आगे डेवलप करनी है, तो आपने क्या खाना है, किस तरह से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। मैं सोच रही थी कि अभी साजिद साहब कहेंगे कि निकाह के कलमों से पहले एक पिज़्ज़ा खिलाया जाए जिसमें सारी वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स मिक्स हो, ताकि वो एक हेल्दी, ताकि सोच समझ के फैसला ले सके कि उसको ये निकाह करना है कि नहीं। उसमें ये भी आगे बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आगे जो बच्चे ने आना है, जब उन्होंने, तो दोनों को पता होना चाहिए कि इस दौरान हमने बिहेवियर क्या करना है, हमने खाना क्या है, कौन सी फूड लेनी है, वॉक करनी नहीं करनी, फिर हेल्दी नेशन। और साजिद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात इस हवाले से इसलिए किया कि जैसा अभी जैसे सुबह मैंने कहा था ना कि जी चाय मिले तो मेरा मूड अच्छा हो गया। इनफैक्ट इट एक्चुअली हैपन्स कि जो आप खा रहे होते हो ना, इवन कि अगर हम इस्लामिक व्यू पॉइंट से भी बात करें तो कुछ खास ग़िज़ाएँ हैं। कहते हैं अगर आप रात को अगर आप उठना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस फॉर तहज्जुद और फॉर फजर, तो देन देयर सर्टेन फूड्स विच यू हैव टू कंज्यूम, and then there for certain foods which you should avoid. I mean they are not banned कि आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर whatever you're eating। आजकल तो सर जंक फूड का ज़माना है, एक डोर बेल पे जो है आपके घर आके दे जाते हैं, आपको कोई एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस यू नो। एक जंक फूड का इशू है। दूसरा, हम जब दावत और पार्टीज में जाते हैं तब भी हम अपने डेली जो रूटीन है उसका ख्याल नहीं करते। बिल्कुल। और दूसरा इसमें कोई करने भी नहीं देता ना सर। दावत और पार्टी में जाते हैं, खाओ, हमारा जो सारा लाड और प्यार होता है ना वो अगले को खिला के पिला के, वो जो हमारी इंटरनल एक होती है ना लव एंड केयर कि नहीं तुम नहीं खा रहे, तुम नाराज हो, इसका क्या करेंगे? और इसके साथ साथ टाइमिंग का भी ख्याल नहीं फिर रहता कि आपने अगर फूड लेनी है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रूटीन है जिस टाइम पे लेते हैं वो ले। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वो 8 बजे की बजाय 10 बजे हो रही होती है, या आप खुद से भी जब अवेलेबल फूड होती है तभी ले लेते हैं आगे पीछे, तो आपको टाइमिंग का भी इसमें ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, एक आपकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बताएं कौन सी ऐसी ड्राइव्स हो सकती हैं अवेयरनेस की आवाम में जो फूड सिक्योरिटी के लिए, और जो अवेयरनेस मतलब आवाम में किस तरीके से फैलाई जाए कि लोग इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बाय द वे दिस इज़ द बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक रोल है जिसमें हमें बेसिकली
डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इनिशिएट या इम्प्लीमेंट करवाने का एक जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे न्यूट्रिशियस फूड है उसकी जो कॉस्ट है उसको कम करने पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि सब सही लोगों है। को मिल सके और अच्छा खाना मिल सके। सही। फिर हमारे डाइटरी प्लान्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों तक जो डाइटरी प्लान्स वो पहुँचे, उनको अवेयरनेस हो इस हवाले से और वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। हमारे पास डिफरेंट जो आप कहते हैं ना सॉरी फूड सिस्टम है उसको बेटर करने का इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, और दीज आर द इनिशिएटिव जो कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनिशिएट करवाए जाएं तो वो लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचे हो सकते हैं। और उस पर वो वर्किंग स्टार्ट अच्छा, कर फूड सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तो चले हम फिर भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट न्यूट्रिशन क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेचारे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं अब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है क्या खाना है नहीं खाना, लेकिन इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अगर हम जर्मनी की तरफ चले जाएं तो आपको पता है कि जब एक खातून वहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पे डिजाइंड कुछ उसकी खुराकी हैं जो उसको दी जाती हैं, इवन कि उसे मैथ्स के सम भी हल करवाए जाते हैं ताकि उसका ब्रेन मसल जो है वो एक्टिवेट हो, और उसको इसी तरह नट्स और बादाम, उनकी बकायदा टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सारी इनोवेशंस बाहर से आ रही हैं, इधर सारी एक इजादात जो है इधर से शिफ्ट होके बाहर चली गई हैं। तो ये जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस फूड सिक्योरिटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई रोल होना चाहिए? साइमा, मैं जी। एक बात आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट है और ये 4 ईयर 3 इयर्स का डिप्लोमास किया है और बीएस किया है, और उनकी जगह पे जो काम कर रहे हैं वो सिंपल बीकॉम आईकॉम लोग कर रहे हैं। हम उनको जो ये तालीम दे रहे हैं हम यूटिलाइज भी नहीं कर रहे। कितनी बेकरीज हैं जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, कितने रेस्टोरेंट है जहाँ अवेलेबल है। अब देखिए रेस्टोरेंट है, फ्यूचर में तो करना ही पड़ेगा इनको, अपने जो मेन्यू है उसके साथ प्राइस के साथ साथ कैलोरीज भी लिखनी पड़ेंगी। अभी भी लिख रहे हैं तो जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं वो पूछते भी, हैं। हाँ, वो भी लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं कहूँगा कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो जो फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो लाजमी तौर पे कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर करें। और उसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्नोक्रेट्स को रखें। आपसे भी मैं यही सवाल करती हूँ कि जो टेक्नोक्रेट, जैसे आपने बताया कि जी हमें लगता है बिल्कुल कोई फारिग सा महकमा है जो न्यूट्रिशन है, इसका कोई इतनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अभी तक ना हम उजागर नहीं कर सके। तो क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि हम एक हेल्दी सोसाइटी और नेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसके ऊपर फोकस कुछ करें, कुछ ऐसे इकदाम करें, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स ही कर दें? ऑफ कोर्स आपको पता है न्यूट्रिशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जितने भी ये वेरी करते हैं ना आपकी एज के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपका जो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से, फिर आप जो है इसमें आपके पास न्यूट्रिशंस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर वो न्यूट्रिशंस आपको किस हद तक लेनी है, मतलब उनका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूट्रिशंस में आप फैट्स की बात करते हैं तो आपको फैट्स जो हैं वो लेस देन 20% आपको लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो है उनको मैक्सिमम यूज़ करना है। फिर आपके प्रोटीन्स है, आपको वो किस हद तक लेने, तकरीबन 10 to 18% आप प्रोटीन्स को अपनी ग़िज़ा में रखें। और गवर्नमेंट की जैसे आप बात करें तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशंस, साजिद साहब ने भी इस हवाले से आपसे डिस्कस किया कि जो ये फील्ड है या जो इदारा है इस पे गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव आहिस्ता आहिस्ता मतलब साथ साथ स्टेप्स के थ्रू लेंगे तो इस पे वर्किंग स्टार्ट होगी, और फिर फर्दर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। अच्छा, सही। अच्छा, ये मुझे बताइए साजिद साहब आपसे कि जो हमारी सॉइल प्रोटेक्शन है, एक तो जो है ना हमने कहा जी डिग्रेडेड सॉइल है उसको हम लेकर के आ सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बाहर तो बहुत हो रही हैं। अब आपने कहा रूफ के ऊपर हम लोग जो हैं वो गार्डनिंग करें, तो किस तरीके से जो सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाए कि जी वो डिग्रेड ना हो, उससे कोई पहला कुछ इस तरह के मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए? बिल्कुल ऐसे है, हम अपनी सॉइल को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसा कि हम जो वीट लेते हैं, आटा इतना इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी आप देखें तो जिंक जो है ना उसका कंटेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की हाइट्स नहीं बढ़ रही और आई साइट का इशू हो रहा है। तो अगर हम फोर्टिफिकेशन करते हैं उसमें जिंक की, तो वो भी कोई इतनी अच्छी और हेल्दी नहीं है। तो अगर हम लैंड में, ज़मीन में जिंक की अपग्रेडेशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके वीट में आती है, वीट में आने से जिंक कंटेंट बेहतर हो जाता है।
तो इसी तरह हम डिग्रेड होने से बचाने के साथ साथ अपनी सॉइल में बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इकरा, यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करती है। हमारी गवर्नमेंट्स तो चलें कर रही हैं, अभी आएंगे हम बात भी करेंगे। अभी हमारे पास एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे साथ भी कि हुकूमती सतह पे क्या इकदाम हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस कैसे इस चीज़ को देख रही है कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है अक्रॉस द ग्लोब, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लेकर के आई जाए? अच्छा, यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट अदारे हैं जो इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, WHO इज़ वर्किंग हाँ एज जी, वेल। और ये बिल्कुल। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये म्यूचुअली जो है वो अ, इस फूड सिक्योरिटी के इशू पे, क्राइसिस पे काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क, सॉरी, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है। और इसके लिए वो डिफरेंट जैसे इन्होंने इन इदारों ने स्टार्ट किया था 1945 में, फिर ग्रेजुअली उनके जितने भी समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, वो हर मुल्क के अलग उनके इनिशिएटिव हैं, फिर वो ग्लोबली अलग से समिट्स कराते हैं और उन क्राइसिस पे बेसिकली वो इनिशिएटिव्स लेते हैं, फर्दर इनिशिएटिव्स लेते हैं जो उनको क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं और वो किस तरह वो बेटर बना सकते हैं। पाकिस्तान में भी उनके डिफरेंट इदारे काम कर रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा WHO जो है वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है इस टाइम पे। अच्छा जी, चले इकरा के साथ बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। साजिद साहब को कहीं जाना है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपका खुश आमदीद। और अभी हमें ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन फूड सिक्योरिटी। उनसे भी हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जमशेद साहब, आपसे हमारा सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत के क्या खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर, और वो क्या इक़दामात ऐसे कर रही हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए? देखें, बेसिकली सबसे बड़ा जो आप कह लें कि कंसर्न है वो तो ये है कि हमारी आबादी ज़्यादा है। बिल्कुल। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग सो रैपिडली कि तकरीबन कुछ 4.9 मिलियन पीपल हर साल बढ़ जाते हैं। सही। To feed the 4.9 new mouse, extra mouse, additional mouse, it's not so easy for a country like us कि जिसकी टोटल जो कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो 5.5 करोड़ एकड़ है। सही। So हमारी जो मैनूवरिंग है या एक्सप्लॉयटेशन है आपका मीठा पानी, वीट वाटर, जी। वो ऑलमोस्ट अबव 90% ऑलरेडी है। सही। अब 90% जब मीठा पानी आप ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो फिर नई जमीनें आबाद करना भी इट्स नॉट सो इजी। और दूसरा ये कि ये टाइम टेकिंग है और एक्सपेंसिव है। सही। सो सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जमीन का काम होना। दूसरा जो इशू बन रहा है वो ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग से लोग मुल्क मुतासर हो रहे हैं। जी। वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज के जो ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। आबादी जब ज्यादा होती है तो फिर आबादी से रिलेटेड जितने भी चीजें, गाड़ियाँ, जितने भी हैं एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो भी आप कह लें कि ज्यादा सर उठाते हैं और इशू बनता है। बिल्कुल। दूसरी हमारे पास टेम्परेचर पहले ज्यादा है और हमारी जो ओवरऑल मुल्क अगर देखें तो मुल्क इज इट्स लाइक सेमी एरिड। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स सेमी डेजर्ट कह लें। ऐसे। इसमें जो रेनफॉल है, एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इसकी जितनी कम है, इतनी कम एनुअल प्रेसिपिटेशन में नॉर्मली ज़राअत नहीं होती। लेकिन लकीली हमने हमारे यहाँ तो नहरों का सिस्टम बड़ा अच्छा था। नहरों का सिस्टम अच्छा था तो फर्दर हमारी गवर्नमेंट को फर्दर इम्प्रूव कर रही है, वाटर स्टोरेज इम्प्रूव कर रही है, 13 नए डैम बना रही है। जी। तो उसमें जो नहरी सिस्टम है वो बचा रहा है। अदरवाइज जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, नेचुरल बारिश है, वो बड़ी कम है नीचे पहाड़ों पे, पहाड़ों के नीचे इलाकों में बहुत कम है। और इतनी पाकिस्तान दुनिया के उन खित्तों में जो तकरीबन यू कैन से आउट ऑफ 213 खित्ते ये बनाते हैं इकोलॉजिकल, आउट ऑफ 213 इकोलॉजिकल जो रीजन्स हैं उसमें से कोई 190 ऐसे हिस्से हैं जिनमें ज्यादा है।
सही लोएस्ट 20 जो है उनमें हम हैं सही बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल तो ये एक यू कैन से कि इतनी कम बारिश पे ज़राअत करना, इतने हाई टेम्परेचर पे ज़राअत करना, ये एक डिफिकल्ट चैलेंज है। डिफिकल्ट सो बुनियादी बात तो ये है कि मीठा पानी कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है और सरफेस वाटर जो है ये बिल्कुल। पहले इवन नहीं है, ये थ्रू आप कैरी करना है हिल्स टू द यू कैन से सही। टिल द सी। अच्छा तो, जमशेद साहब इसमें जैसे आपने कहा जी मीठे पानी की थोड़ी किल्लत है और उसकी जो आपने परसेंटेजेस अब बताई, अच्छा कितना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के कुछ इकदामात करिए कि जो टेक्नोलॉजी है, जो अवेयरनेस है वो इनकलकेट किया जाए फार्मर्स के लेवल पे, क्योंकि एक तो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी नहीं होती ना, दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी जो है उसके जरिए जैसे कुछ डिग्रेडेड लैंड है, ऐसी सॉइल है जो पड़ी हुई है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सके एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। देखें उसमें जो अपना जो मार्जिनल लैंड है या वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड को आबाद करने का जो बुनियाद है वो पानी है। बिल्कुल तो टेक्नोलॉजी से बाद में आती है, टेक्नोलॉजी से पहले पानी आता है। बिल्कुल ऐसे तो आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है वो पानी में इस्तेमाल करें कि एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर जो है वो थ्रू टेक्नोलॉजी। सही अच्छा, बाकी जो चीजें हैं वो बड़ी आसान है या मुश्किल नहीं है। वो आप कह लें कि वो कलर वाली जमीन है, हाई पीएच वाली जमीन है, बिल्कुल सेलाइन साइल है, वो सारी आबाद हो सकती हैं बशर्ते कि आपके पास पानी हो। सही तो ये एक यू कैन से एक जो लिमिटिंग फैक्टर आप समझ लें कि पाकिस्तान की ज़राअत में दो लिमिटिंग फैक्टर हैं, एक पानी का कम होना और दूसरा टेम्परेचर का ज्यादा होना। बड़े फैक्टर ये दो हैं। बिल्कुल। अच्छा कुछ इस उसके तरह बाद- जी बताइए उसके बाद कहिए। आता है उसके बाद फिर आता है कि अवेयरनेस कम होना, ये टेक्नोलॉजी का ना होना, ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस का अच्छा ना होना सही या रिसर्च ना होना, ये सही। उसके बाद जाती आती है। सही लिहाजा उन जी। चारों पे भी काम हो रहा है, लेकिन 1960 के बाद पहली गवर्नमेंट है ये जो आप कह लें कि बड़े डैम, स्मॉल डैम्स, मिनी डैम्स, पॉन्ड्स, चेक डैम्स, ये तकरीबन 14,700 के लगभग बना रहे हैं। और ये आउट ऑफ दिस इंडस बेसन, आउट ऑफ इंडस बेसन हमारे पास 22 मिलियन एकड़ फीट पानी है पाकिस्तान। सही उस 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की कभी किसी ने नहीं किया, उसको काम नहीं किया इमरान खान के। बिल्कुल इमरान खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो जिन्होंने इस पे काम शुरू किया है और जिसपे बजट रखा है, जिसमें जमीनें आबाद हो रही हैं। सही आप टाइम टेकिंग। दूसरा जो इशू है इसमें आपने पूछा कंसर्न क्या है बेटे, तो दूसरा कंसर्न जो है कि कुछ अमीर दुनिया है, कुछ गरीब दुनिया है। बिल्कुल अमीर दुनिया में हुकूमतें अमीर होती हैं, वो जब इशू आता है, प्रेशर आता है, तो अपने अवाम को सब्सिडाइज करके चीजें तो मैनेज कर लेती हैं, वो महंगी चीजें में खरीद लेती हैं। गरीब दुनिया या गरीब हुकूमतें ये नहीं कर सकती। तो हम अनफॉर्चुनेटली गरीब हुकूमतों में से एक हुकूमत है। सही तो इस वक्त दुनिया में खाद बहुत महंगी हो गई है, बिल्कुल फर्टिलाइजर जो है दुनिया में बहुत महंगी हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल। अच्छा जमशेद साहब आप हमें ये बताइएगा कि बहुत सारे पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी हमने हाइप देखी और बहुत सारी आवाज़ें मुख्तलिफ तरफ से उठाई जा रही थी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर तामीराती काम ना किए जाएं, उनको सेव एंड सिक्योर किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो मुल्क है एक एग्रीकल्चरल लैंड है और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हमें आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो एनवायरमेंटल थ्रेट्स हों। तो क्या इस सिलसिले में भी गवर्नमेंट ने कोई इकदाम किया है कि जी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाए? देखिए इसमें अवेयरनेस है, बात भी हो रही है, पॉलिसी भी बन रही है, लेकिन अभी तक लेवल की एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी तक उस लेवल पे जैसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है जैसे जितनी शब्दों बात से होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि सोसाइटी में अवेयरनेस, सोसाइटी की तरफ प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ प्रेशर पहले था, लेकिन आप कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा सोसाइटी का प्रेशर काम आता है, सोसाइटी की अवेयरनेस काम आती है। लिहाजा ये अवेयरनेस अब पाई जाती है, उस पर बात जा रही है कि हम बड़े घरों में रहने के शौकीन हैं। जब बड़े घरों को हम अफोर्ड नहीं करते, हम जमीन पे रहने के शौकीन हैं, हम वर्टिकल साइड पे घर नहीं बनाते। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट कल्चरल बैरियर है जिसे तोड़ना हुकूमत। हाँ जी, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज का ही हम सुन रहे थे जमशेद साहब कि हाउसिंग सोसाइटीज तामीर की जा रही हैं कुछ बागात के ऊपर, कुछ इस तरह बातें सुनने से आई थी जो बड़ी वरीसम थी ना जी। ये एक मुश्किल फिनोमिना है कि जहाँ कहीं ज्यादा जमीन सरखेज होती है वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाएं तो वो बादशाह ये लोग बड़े शौक से प्लाट लेते हैं, महंगे प्लाट लेते हैं जी। उसका नतीजा ये होता है कि ज्यादा जो
हाई वैल्यू लैंड होती है वो हम हाउसिंग में जी करते हैं बहुत या बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सुबह खैर। पाकिस्तान में बात हो रही है फूड सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान जो एक एग्रीकल्चरल लैंड है इसमें क्या हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से इसमें एडवांसमेंट्स लेकर के आ सकते हैं। इकरा अज़मत, आप हमें ये बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर का है, सो हाउ यू लैंडेड इन फूड सिक्योरिटी और किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं? अच्छा, बेसिकली मैं एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मार्केट में भी हमने मोस्टली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया है। फूड सिक्योरिटी जैसे कि हमारा एक एनजीओ है ग्रीन ग्रोथ पाकिस्तान के नाम से, हम लोग सही। मोस्टली जो एनवायरमेंटल चेंज पे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, मोस्टली हमारी जो पब्लिक है इसमें जितने इश्यूज हैं उन पे अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, ताकि लोगों तक, आम लोगों तक ये इश्यूज जो हमारे क्रिएट हो रहे हैं उन लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे कि किस तरह इन इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में अब डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत फूड इंडस्ट्री में बहुत हद तक आगे जा चुकी है। आगे जा चुके, लेकिन हमारे यहाँ नजर नहीं है। जैसे अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे साजिद मैं साहब से। आपको बताता चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ इतनी माशाल्लाह से हमारी एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, इस्लामाबाद बेस्ड ही हैं, और दे आर वर्किंग लाइक के जो ड्रोन्स के थ्रू वो जितनी भी फसलें हैं उनको स्प्रे करवाते हैं ना, वो ओके। रिमोट के थ्रू ड्रोन्स के यूज से वो स्प्रे करते हैं। जितने भी हम आम स्प्रे करते थे ना फसलों में, वो अब ड्रोन्स के थ्रू हो रहे हैं। वो जबरदस्त। टेक्नोलॉजी अब उस लेवल तक जा चुकी है। फिर आप देखें हमारे पास फूड पांडा, आप देखें टेक्नोलॉजी के अगर एग्जांपल लें तो फूड पांडा वो भी एक अब ड्रोन एप्लीकेशन के है। थ्रू भी आपको पिज्जाज डिलीवर करेंगे। यस। यस, एग्जैक्टली। और फूड पांडा हमारे पास एक बड़ी एप्लीकेशन है जो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, और वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में नहीं, बहुत अभी एडवांसमेंट आ जैसे चुकी हमने है। ये देखा ना कि जब हम बाहर की कोई वीडियोस देखते हैं ना, वही वाली बात हाँ। हम करेंगे कैटल फार्म्स की या फार्मिंग की, तो इतनी नई नई टेक्निक्स है, नई इवन नई कि वो टेक्निक्स मशीनों के थ्रू टेक्नोलॉजी में एकदम से फसलें लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लगे हुए हैं अभी भी, और क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ था कि जी देहातों में जब फसलें आप लगा रहे हो तो क्या वहाँ क्या काम है टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज्यादातर एजुकेशन नहीं है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम अपने फार्मर को, एक तो साजिद साहब ने कहा एंटरप्रेन्योर बनाए, एजुकेट करें। एग्जैक्टली जैसे साजिद साहब ने डिस्कस किया था, जब तक फार्मर्स को लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन सिखाई रिक्वायर्ड है ना उसके जी। लिए। वो तो एक नस्ल दर नस्ल जिस तरीके से काम करें वो उसी पे चलते जा रहे हैं, बट आगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है। जैसे इमरान खान ने अभी रिसेंटली इनिशिएटिव लिया ना किसान पोर्टल का, बिल्कुल। और इस तरह के इनिशिएटिव से ऑफ कोर्स कुछ सर्टिफिकेशंस या इनिशिएट करवाई जाएं, ताकि मतलब आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी के दौर है, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल के थ्रू जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे होते बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं भी सोची जा सकती। तो ये सर्टिफिकेशंस या इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाए जाएं ताकि उन तक अवेयरनेस पहुंचे, और अवेयरनेस की वजह से वो चीज़ें वो यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स ये जैसे मैंने आपको एक ड्रोन्स वाली एग्जांपल दी है, तो वो वहाँ पे जाके वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो लोग देखते हैं ऑफ कोर्स इस चीज़ को, देखते हैं, फिर ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता ही स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को आप आगे लेके चलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोगों का ये कि जैसे भी आपने कहा जी आप लोग अवेयरनेस के सेमिनार्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, हम जब तक कोई एक चीज जो है ना, हम थ्रेट को तब थ्रेट समझते हैं जब वो बिल्कुल अपने कहते हैं ना पानी सर से ऊंचा हो जाए। अभी अगर हमें पिज्जाज बर्गर्स खाना खाने को मिल रहा है तो हमें ये फूड सिक्योरिटी को थ्रेट ही नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि शायद जो है ना ग्रास इज ग्रीनर एवरीवेयर हियर एंड आउटसाइड देयर आल्सो, बट कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अब सीरियसली। और दूसरा आपसे सवाल ये होगा, ये जो जीरो हंगर गोल है इसको किस तरीके से जो WHO है वो और यूनाइटेड नेशंस देख रहा है? अच्छा देखें, जैसे फूड सेफ्टी इज समथिंग एल्स और फूड सिक्योरिटी इज समथिंग एल्स, ठीक है। जो फूड सिक्योरिटी है वो जीरो हंगर गोल जो है उसको मैनेज कर रहा है। फूड सेफ्टी में आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं कि आप अपने फूड को न्यूट्रिशियस और जो है वो सेफ फूड बनाएं। अब जीरो हंगर गोल बेसिकली ये है जो कि आप इसको कहते हैं कि आपके पास सेफ सफिशेंट एंड इनफ फूड आपके पास, यू शुड हैव इनफ फूड टू प्रोवाइड द एक्सेस टू ऑल द पीपल्स।
और उसमें से जितने भी मेल न्यूट्रिशन है उनका खात्मा करके आप लोगों को एक्सेस दें न्यूट्रिशियस फूड का, ताकि वो अपनी हेल्दी और एक्टिव लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें। तो ये बेसिकली इट्स अ जीरो हंगर गोल। थैंक यू सो मच इकरा अजमत फॉर कमिंग। और आज ये टॉपिक हमने जनाब उठाया था, क्या होती है फूड सेफ्टी, क्या होती है फूड सिक्योरिटी, और उसके ऊपर हमने जो है डिफरेंट डायमेंशन से डिफरेंट एवेन्यूज को हमने एक्सप्लोर किया। उम्मीद है कि हम जो है इस बारे में सोचेंगे कि जो, और ख़ास तौर पे जो खाना बचाने वाली एक चीज़ है ना, उसके ऊपर हमें बहुत सोच समझ के जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए। इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।